वैदिक काल का अंत आते आते प्राचीन भारतीय सेनाओं में युद्धक हाथियों का आगमन होना आरंभ हो जाता है और महाजनपद काल अर्थात 500 सदी ईसा पूर्व के निकट तक हम देखते हैं कि यह हाथी 4 वर्गों में विभाजित भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। प्रस्तुत वीडियो में हम इन्हीं हाथियों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इन हाथियों को जंगलों से कैसे पकड़ा जाता था, इनका प्रशिक्षण कैसे किया जाता था और इन्हें युद्ध में किस प्रकार से प्रयोग किया जाता था। महाजनपद काल से ही भारतीय राजा अपने राज्य को सुरक्षित बनाने हेतु इन युद्धक हाथियों पर निर्भर होने लग गए थे और यह युद्धक हाथी जंगलों से पकड़े जाते थे। संभवतः इसी कारण से हम देखते हैं कि प्राचीन स्रोतों में भारतीय राजाओं और जंगलों के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। इन स्रोतों के अनुसार एक राजा के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक उन जंगलों की रक्षा करना था जिनमें हाथी पाए जाते थे। इस संबंध को हम भली भांति रामायण के एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जब भरत भगवान राम से मिलने वन में जाते हैं तब भगवान राम भरत से साम्राज्य का हालचाल पूछते हुए कहते हैं, मुझे विश्वास है कि आप हाथियों के जंगल की रक्षा कर रहे हैं और हाथियों की सभी आवश्यकताओं पर ध्यान दे रहे हैं। इस प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारतीय राजाओं के लिए हाथियों का कितना महत्वपूर्ण स्थान था। इसी का एक और उदाहरण हमें कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में मिलता है। कौटिल्य के अनुसार जो अधिकारी जंगलों की रक्षा में नियुक्त हैं उन्हें सेना के विभिन्न वर्गों के अधीक्षकों के समान वेतन मिलना चाहिए। कौटिल्य हाथियों के जंगलों में आग लगाने वाले अपराधियों हेतु मृत्युदंड का प्रावधान भी देते हैं। यदि हम उन स्थानों की बात करें जहां के जंगलों में युद्धक हाथी पाए जाते थे तो कौटिल्य हमें अपने अर्थशास्त्र में इसकी जानकारी भी देते हैं। कौटिल्य के अनुसार 8 ऐसे भारतीय उपमहाद्वीप में स्थान थे जहां युद्धक हाथी पाए जाते थे, किंतु इन सभी भिन्न भिन्न स्थानों में प्राप्त होने वाली हाथियों की गुणवत्ता और संख्या एक समान नहीं थी। किसी स्थान पर निम्न कोटि के अथवा किसी स्थान पर उच्च कोटि के हाथी मिलते थे। इसी आधार पर कौटिल्य इन क्षेत्रों को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। यदि हम सबसे निचले श्रेणी के हाथियों की बात करें तो यह पंचनाद एवं सौराष्ट्र में पाए जाते थे। पंचनाद वर्तमान समय का पंजाब है और सौराष्ट्र वर्तमान समय के गुजरात एवं राजस्थान में स्थित है। वहीं यदि हम मध्यम श्रेणी के हाथियों की बात करें तो यह अपरांत क्षेत्र में पाए जाते थे। कौटिल्य के अनुसार सबसे उत्तम कोटि के गजराज कलिंग एवं प्राच्य के वनों में पाए जाते थे। कौटिल्य के इस विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने हाथियों से युक्त जंगलों का जो अवलोकन किया है वह एक उत्तर भारतीय दृष्टिकोण है, क्योंकि कौटिल्य की सूची में पश्चिमी घाट के वन नहीं आते हैं जिसमें वर्तमान समय में भी बड़ी संख्या के हाथी पाए जाते हैं। 12वीं सदी के चालुक्य शासक सोमेश्वर तृतीय द्वारा लिखे गए मानसोल्लास ग्रंथ में हमें इससे एक भिन्न दृष्टिकोण पढ़ने को मिलता है। मानसोल्लास में भी ऐसे क्षेत्रों की एक सूची दी गई है जहां हाथी पाए जाते थे। यद्यपि मानसोल्लास में दी गई सूची भी लगभग कौटिल्य द्वारा वर्णित क्षेत्रों के समान है, किंतु सोमेश्वर तृतीय जब अपरांत वन की बात करते हैं तो वह केरल तक के पश्चिम घाट को भी उसमें सम्मिलित कर लेते हैं। ऐसे ही जब वह कलिंग की वन की बात करते हैं तो उसमें दक्षिण तक फैले हुए तमिलनाडु के जंगलों को भी सम्मिलित कर लेते हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में एक आदर्श युद्धक हाथी कैसा होना चाहिए इसका भी स्पष्ट विवरण दिया हुआ है। इन ग्रंथों के अनुसार एक आदर्श हाथी के गुणों की सूची इस प्रकार है। वह एक नर होना चाहिए, उसके दांत लंबे होने चाहिए और वह दिखने में भयानक हो। किंतु इस आदर्श हाथी की आयु क्या होगी इसको लेकर एक मत
नहीं है। महाभारत के अनुसार एक आदर्श युद्धक हाथी की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। वहीं कौटिल्य के अनुसार एक आदर्श युद्धक हाथी की आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। तो इन दो स्रोतों में जो यह अंतर है, आइए उसे समझते हैं। प्राचीन भारतीय परंपरा में यह धारणा थी कि एक औसत हाथी का जीवन काल 120 वर्ष का होता है और ऐसा माना जाता था कि पहले 60 वर्ष में हाथी का शरीर विकसित होता रहता है एवं उसकी शक्ति बढ़ती जाती है, परंतु 60 वर्ष की आयु के पश्चात धीरे धीरे उसकी शक्ति घटने लगती है। तो इस पारंपरिक ज्ञान के आधार पर हम समझ सकते हैं कि क्यों महाभारत एवं कौटिल्य के अनुसार एक युद्धक हाथी की आयु क्या होनी चाहिए, इसमें अंतर है। महाभारत के अनुसार जो हाथी अपनी शक्ति की चरम सीमा पे है वह आदर्श समझा जाएगा, इसीलिए 60 वर्ष की आयु का प्रावधान महाभारत में दिया हुआ है। परंतु कौटिल्य संभवतः आदर्श हाथियों की आयु 40 वर्ष इसलिए बताते हैं क्योंकि अभी भी हाथी के पास 20 वर्ष हैं जिसमें कि वह अधिक शक्तिशाली और विकसित हो सकता है। प्राचीन भारतीय सेना के युद्धक हाथियों की टुकड़ियों की बात करें तो इसमें अधिकतर हाथियों की आयु 40 वर्ष ही रही होगी। वहीं 60 वर्ष आयु वाले हाथियों को राजा एवं वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के लिए आरक्षित किया जाता होगा। इन 60 वर्षीय हाथियों के संदर्भ में यह समझा जाता था कि वह अपनी शारीरिक शक्ति की चरम सीमा पे हैं। रोचक बात यह है कि वह हाथी जो कि युद्ध के अतिरिक्त कार्य करते थे उनके लिए कोई आयु सीमा का वर्णन नहीं है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि 20 वर्ष से अधिक जो हाथी थे उनको युद्ध से अतिरिक्त जो कार्य थे उनमें लगाया जाता था। अब यदि हम बात करें कि इन युद्धक हाथियों को कैसे पकड़ा जाता था तो इसका विवरण भी हमें प्राचीन स्रोतों में मिलता है। इन हाथियों को छोटी आयु में ही पकड़ा जाता था और ऐसा भी वर्णन आया है कि कभी-कभी इन हाथियों को पकड़ने के लिए हथनियों का भी प्रयोग किया जाता था। पकड़े जाने के पश्चात कुछ समय तक इन हाथियों को भोजन नहीं दिया जाता था क्योंकि उनका प्रशिक्षक चाहता था कि यह हाथी थोड़े दुर्बल हो जाएं, जिससे वह उन पर सरलता से नियंत्रण पाकर उन्हें अच्छी तरह प्रशिक्षण दे सके। प्रशिक्षण पा जाने के पश्चात भी हाथी पूर्ण रूप से पालतू नहीं माने जाते थे क्योंकि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जो पालतू पशुओं की सूची दी गई है उनमें हाथी नहीं है। यदि हम उस अस्त्र की बात करें जिसको महावत प्रशिक्षण के समय और युद्ध के समय हाथियों पर बैठकर प्रयोग करते थे तो उसे अंकुश कहते थे। अंकुश में 2 नुकीले बिंदु होते हैं और उसके घुमावदार हिस्से का उपयोग हाथी के शरीर के संवेदनशील हिस्सों पर दबाव डालने हेतु किया जाता है। सबसे प्राचीन अंकुश हमें तक्षशिला से प्राप्त हुआ है जो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का है। सांची के मूर्ति कलाओं में भी हमें अंकुश देखने को मिलता है। हाथियों को प्रशिक्षण देते समय और उसके पश्चात युद्ध के समय महावत का मुख्य अस्त्र यह अंकुश ही होता था। युद्ध के समय कवच के द्वारा हाथियों के मस्तक, जोड़ों एवं शरीर के अन्य भागों की रक्षा की जाती थी। कुछ स्थितियों में यह कवच कांटेदार भी होता था। बाद के ग्रंथों में प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार युद्धक हाथियों द्वारा एक खड्ग का प्रयोग भी किया जाता था जिसे करताल कहते थे। करताल के अतिरिक्त इन हाथियों पर सैनिक भी विराजमान रहते थे। इन सैनिकों को हाथियों पर बैठने के लिए हौदे का प्रयोग किया जाता था। संस्कृत में हौदे को वरंडक कहा जाता है। यदि हम सांची के शिल्पकला पर दृष्टि डालें तो एक हौदे में 3 से 4 सैनिक विद्यमान रहते थे, परंतु बाद के समय में इन सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी होती है क्योंकि बाद के ग्रंथों में हमें देखने को मिलता है कि एक हौदे में 10 से
16 सैनिकों का वर्णन दिया गया है। युद्ध के समय इन हाथियों की रक्षा करने हेतु बड़ी संख्या में सैनिक इनके पीछे विद्यमान रहते थे। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार युद्ध के समय एक युद्धक हाथी की रक्षा हेतु 700 सैनिक उसके पीछे खड़े रहते थे। युद्ध संरचना के समय हाथियों को व्यूह रचना के केंद्र में अथवा सबसे आगे रखा जाता था और उनके ठीक पीछे पैदल सैनिकों की एक टुकड़ी रहती थी, क्योंकि युद्ध में इन हाथियों का मुख्य कार्य होता था शत्रु की व्यूह रचना को ध्वस्त करना। इसी कारण से उन्हें सबसे आगे रखा जाता था। प्राचीन भारतीय राजनीतिज्ञ कामंदक के अनुसार एक युद्धक हाथी 6000 घुड़सवारों को कुचल सकता है। इस कथन से हम प्राचीन भारतीय दृष्टि में युद्धक हाथियों की क्या भूमिका थी उसे देख सकते हैं। परंतु यह युद्धक हाथी सदैव ही इतने महत्वपूर्ण नहीं थे। आप यह वीडियो देखें जिसमें मैंने बताया है कि कैसे वैदिक काल के अंत आते आते रथों का पतन होता गया और युद्धक हाथियों की भूमिका बढ़ती गई। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।